दिल्ली सल्तनत का इतिहास मतलब बड़े बड़े सुल्तानों और उनकी कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन आज हम बात करेंगे दो ऐसे सुल्तानों की जो ताकतवर तो थे, पर जिनकी सोच भाई जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनका मकसद था हर चीज पर कंट्रोल, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें हम उनके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। तो एक सवाल दिमाग में आता है ना, किसी सल्तनत को, किसी एम्पायर को मजबूत क्या बनाता है? क्या वो सख्त कंट्रोल है, एक लोहे की मुट्ठी, या फिर बड़े बड़े नए आइडियाज? यही वो सवाल है जो इन दोनों सुल्तानों की कहानी को समझने में हमारी मदद करेगा। देखते हैं इन दोनों के रास्तों से हमें क्या जवाब मिलता है। तो ये हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स, एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी और उनके सख्त सुधार, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, जिनकी नीतियां दूर की सोच तो रखती थीं पर थीं काफी कंट्रोवर्शियल। चलिए शुरुआत करते हैं खिलजी के दौर से। तो खिलजी का दौर देखिए, इनका फंडा एकदम क्लियर था, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारी ताकत, सारा कंट्रोल एक जगह। उनका हर एक फैसला, हर एक रिफॉर्म बस इसी एक गोल को ध्यान में रखकर लिया गया था। खिलजी का नाम आते ही जो सबसे पहली चीज याद आती है वो है उनकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? देखिए, वजह सीधी थी, उन्हें एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करनी थी। तो उन्होंने क्या किया? हर जरूरी चीज का दाम फिक्स कर दिया, अनाज, कपड़े, घोड़े, सब कुछ। इससे हुआ ये कि सैनिकों को कम सैलरी में भी अपना गुजारा चलाना आसान हो गया, और साथ ही कोई जमाखोरी भी नहीं कर सकता था। स्मार्ट मूव है ना? 50%, जी हाँ 50%, ये था लैंड टैक्स जो खिलजी ने लगा दिया था। सोचिए जरा, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था और इसके पीछे दो मकसद थे। एक जाहिर है सरकारी खजाने को भरना, और दूसरा जो अमीर लोग और जमींदार थे उनकी पावर पर लगाम लगाना। अब अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए खिलजी ने आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कई बदलाव किए। पहली बार सैनिकों को कैश सैलरी मिलनी शुरू हुई। घोड़ों की ब्रांडिंग के लिए दाग सिस्टम शुरू किया गया ताकि कोई हेराफेरी ना हो, और हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज करने के लिए चेहरा सिस्टम बनाया। इतना ही नहीं, एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क भी तैयार किया ताकि बगावत का कोई चांस ही ना बचे। तो इन सब सख्त पॉलिसियों का नतीजा क्या निकला? असर ये हुआ कि सल्तनत इतनी मजबूत हो गई कि उस वक्त के सबसे बड़े खतरों में से एक मंगोलों के हमलों को खिलजी ने एक के बाद एक नाकाम कर दिया। तो ये तो साफ है कि उनका कंट्रोल वाला तरीका उस दौर के हिसाब से काफी काम कर गया। अब आते हैं खिलजी से एकदम उलट मोहम्मद बिन तुगलक पर। इन्हें सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कहा जाता है। मैथ से लेके फिलॉसफी तक सब जानते थे, और इनका जो दौर था वो कहलाता है एज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब बड़े बड़े और हिम्मत वाले प्रयोगों का जमाना। तो उनका पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करना, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। आइडिया तो देखिए बहुत अच्छा था, एक सेंट्रल कैपिटल से पूरे एम्पायर पर नजर रखना आसान होता। लेकिन जिस तरीके से इसे लागू किया गया वो बहुत ही ज्यादा सख्त और प्रैक्टिकल नहीं था, और नतीजा जाहिर है ये पॉलिसी एक बड़ा फेलियर साबित हुई। लोगों को बेहिसाब तकलीफें हुईं और कुछ ही साल बाद राजधानी को वापस दिल्ली लाना पड़ा, और यहीं से तुगलक के दौर का एक पैटर्न सेट हो गया। अब बात करते हैं उनके दूसरे बड़े एक्सपेरिमेंट की, टोकन करेंसी। ये आइडिया अपने वक्त से बहुत आगे का था। समझिए, आज जो हम कागज के नोट इस्तेमाल करते हैं ये उसी का एक पुराना वर्जन था। उन्होंने चांदी के सिक्कों की वैल्यू के बराबर तांबे के सिक्के जारी कर दिए। लेकिन जहां भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, सरकार ने सिक्के बनाने पर अपनी मोनोपोली नहीं रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने अपने घरों में ही नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। पूरा बाजार नकली सिक्कों से पट गया, और ये शानदार आइडिया भी बुरी तरह से फेल हो गया। और ये फेलियर्स का सिलसिला यहीं नहीं थमा। दोआब जो सबसे उपजाऊ इलाका था, वहां टैक्स क्या बढ़ाया, किसानों ने बगावत कर दी। खुरासान और कराचिल जैसे बड़े मिलिट्री कैंपेन सोचे तो गए, लेकिन या तो शुरू ही नहीं हुए या फिर नाकाम रहे। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनकी हर बड़ी प्लानिंग का अंजाम बर्बादी ही होता था। तो अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि खिलजी की पॉलिसीज काम कर गईं और तुगलक की फेल हो गईं? दोनों का मकसद तो एक ही था, अपनी सल्तनत को मजबूत बनाना, पर नतीजों में इतना बड़ा फर्क क्यों? ये जो टेबल है ये पूरी कहानी का सार है एक तरह से।
देखिए, खिलजी एक प्रैक्टिकल आदमी थे। उनका फोकस था कंट्रोल पर और उससे मिली स्टेबिलिटी। दूसरी तरफ तुगलक थे एक आइडियलिस्ट, जिनके बड़े बड़े आइडियाज प्रैक्टिकल न होने की वजह से बगावत और अफरा तफरी का कारण बने। तो मतलब साफ है, खिलजी की कामयाबी का राज था सख्त इम्प्लीमेंटेशन और तुगलक की नाकामी की वजह अच्छे आइडियाज होने के बावजूद उनका खराब इम्प्लीमेंटेशन। इतिहासकार तुगलक के लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, अनसक्सेसफुल जीनियस, यानी एक नाकामयाब जीनियस। और ये शब्द उनकी पर्सनालिटी के कॉन्ट्रडिक्शन को बिल्कुल सही पकड़ता है। एक ऐसा ब्रिलियंट इंसान जिसका विजन ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर था। तो आखिर इन दो सुल्तानों की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? इनकी जो लेगेसी है वो हमें लीडरशिप के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है। तो फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, खिलजी की कहानी बताती है कि एक सख्त और प्रैक्टिकल एक्शन से स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। वहीं तुगलक की कहानी एक वार्निंग की तरह है कि बड़े से बड़ा आइडिया भी बेकार है अगर उसे जमीन पर ठीक से उतारा ना जाए। शायद सच्ची लीडरशिप इन्हीं दोनों चीजों के बीच का बैलेंस है, बड़े सपने देखने की हिम्मत और उन्हें सच कर दिखाने की काबिलियत। और ये पूरी कहानी हमें आज के दौर के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के लीडर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बड़े विजनरी आइडियाज़ या फिर उन आइडियाज़ को हकीकत में बदलने की प्रैक्टिकल काबिलियत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।